आज अपन शुरू कर रहे हैं एल्बुगो। कवकों के अंदर पहला जीनस लेते हैं एल्बुगो। एल्बुगो कैंडिडा या एल्बुगो का जो पुराना नाम है एल्बुगो सिस्टोपस। एल्बुगो ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, इसमें भी अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एल्बुगो की सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है। और जहाँ तक इसके वर्गीकरण की बात है तो एंसवर्थ का अपन क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू एंसवर्थ एल्बुगो बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ऊमाइसिटीज, ऑर्डर पेरोनोस्पोरेल्स, फैमिली एल्बुजिनेसी। तो ये है इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन। माइकोटा, यूमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटिना, ऊमाइसिटीज, पेरोनोस्पोरेल्स, एल्बुजिनेसी। अब एल्बुगो की हैबिटेट क्या है, एल्बुगो कहाँ पाया जाता है। तो एल्बुगो शुद्ध रूप से अविकल्पी परजीवी होता है, या यूँ कहिए ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट से तात्पर्य यह है कि यह केवल और केवल अपना जीवन चक्र जीवित परपोषी पादपों पर ही पूर्ण करता है। और ये किस किस पादपों पर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है या किन किन पादपों पे ये आश्रित रहता है, तो वो पादप होते हैं ज़्यादातर तो क्रूसीफेरी कुल, जिसका नया नाम है ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी कुल के पौधों पर पाया जाता है, एमारेंथेसी कुल के पौधों पर पाया जाता है, कन्वल्वुलेसी कुल के पौधों पर पाया जाता है, और कंपोजिटी कुल के पौधों पर भी ये पाया जाता है। तो पूर्ण रूप से यह इन जो फैमिली है, इन फैमिली के पौधों पर यह भोजन के लिए आश्रित रहता है। और जब ये इन पौधों पर पाया जाता है, यहाँ पर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, तो ये इन पौधों पर कोई एक रोग उत्पन्न करता है। अब वो रोग कैसा होता है, उस रोग के लक्षण क्या है, उसको बोलते हैं सिम्टम। क्या लक्षण है उस रोग के। तो एल्बुगो साधारणतया जिस पौधे पर रोग फैलाता है वहाँ पर सफ़ेद रंग का पाउडर नुमा संरचना का निर्माण होता है। इसलिए एल्बुगो को वाइट रस्ट या एल्बुगो वाइट रस्ट नाम का रोग फैलाता है। एल्बुगो द्वारा फैलाए जाने वाले रोग का नाम होता है वाइट रस्ट। तो जिस पौधे पर एल्बुगो का संक्रमण होता है, उन पौधों की पत्तियों पर, डालियों पर सफ़ेद रंग का पाउडर नुमा संरचना दिखती है, उसको बोलते हैं सफ़ेद किट या वाइट रस्ट। दूसरा इसका ये तो होता अर्ली स्टेज में। जो पौधे के जो वायवीय भाग है, पौधे के वायवीय भाग में कहीं पर भी इसका संक्रमण हो सकता है, चाहे पत्ती हो, चाहे टहनियाँ हो, इन्फ्लोरेसेंस हो, तो वहाँ पर ये सफ़ेद रंग का पाउडर निकलता है अर्ली स्टेज में, उसको वाइट रस्ट बोलते हैं। लेकिन लेटर स्टेज में, परिपक्व अवस्था में, जिस पौधे के जिस भाग में एल्बुगो का संक्रमण होता है वो भाग फूल कर बड़ा हो जाता है, और उस फूले हुए भाग को कहते हैं हाइपरट्रॉफी। तो इसके दो लक्षण हैं। अर्ली स्टेज में तो ये सफ़ेद पाउडर नुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसको वाइट रस्ट कहते हैं। और दूसरा इसका जो लक्षण है वो यह है कि परिपक्व अवस्था में ये पौधे के जिस भाग में इसका संक्रमण होता है वो भाग फूल कर बड़ा हो जाता है या हाइपरट्रोफाइड हो जाता है। तो ये इसके दो मेन लक्षण होते हैं। अब एल्बुगो के कवक तंतु की कायिक संरचना, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर,
कायिक संरचना कैसी होती है। तो एल्बुगो का कवक तंतु पट रहित एवं सकेंद्रकी होता है। एल्बुगो का कवक तंतु पट रहित, सकेंद्रकी एवं शाखित होता है। यह सेप्टेड, सिनोसिटिक एंड ब्रांच्ड होता है। पट रहित होने की वजह से इसके कवक तंतु के अंदर केंद्रक होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गमन कर सकते हैं। और ऐसी अवस्था जिसमें सारे केंद्रक आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गमन कर सकते हैं, उस अवस्था को सकेंद्रकी या सिनोसिटिक कहते हैं। क्योंकि इसमें पट नहीं होता है तो पूरे कवक तंतु को एक यूनिटी माना जाता है, एकल कोशिकीय ही माना जाता है। और इस एक ही कोशिका के अंदर एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पट नहीं होने की वजह से आसानी से गमन कर सकते हैं। उस कंडीशन को सिनोसिटिक या सकेंद्रकी कहते हैं। तो इसका कवक तंतु एसेप्टेट, सिनोसिटिक एवं ब्रांच्ड होता है। कवक तंतु की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। ये कवक तंतु जो कोशिका होती है उसके इंट्रासेलुलर जो अंतराकोशिकीय स्थल होते हैं, उस अंतराकोशिकीय स्थल के अंदर यह कवक तंतु फैला हुआ होता है। कवक तंतु में जैसा कि मैंने बताया, केंद्रक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं एवं इसका जो जीव द्रव्य होता है उस जीव द्रव्य में वे सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि सारे के सारे कोशिकांग इसके जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति यूकैरियोटिक होती है। सिवाय क्लोरोप्लास्ट इसमें अनुपस्थित होता है। इसमें भोजन का संचय तेलीय बूंदों के रूप में होता है। भोजन का संचय तेलीय बूंदों के रूप में होता है एवं यह भोजन के लिए परपोषी कोशिकाओं पर आश्रित होता है और परपोषी कोशिकाओं से यह भोजन एक खास तरह की संरचना के माध्यम से ग्रहण करता है और उस संरचना का नाम होता है चूस्कांग या हॉस्टोरिया। यह भोजन परपोषी कोशिकाओं से एक खास गोलाकार संरचना के माध्यम से ग्रहण करता है और उस गोलाकार संरचना को कहते हैं हॉस्टोरिया या चूस्कांग। इस हॉस्टोरिया के अंदर वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है एवं माइटोकॉन्ड्रिया एवं दूसरे कोशिकांग पाए जाते हैं, केंद्रक अनुपस्थित होता है। और इस हॉस्टोरिया के माध्यम से यह कवक तंतु परपोषी कोशिकाओं से भोजन का संग्रहण करता है। तो इसका संपूर्ण माइसेलियम जो परपोषी कोशिका है उस परपोषी कोशिका के अंतराकोशिकीय स्थल में पाया जाता है। केवल हॉस्टोरिया ऐसा होता है जो परपोषी कोशिका के अंदर पाया जाता है और वहाँ से भोजन का अवशोषण करता है। तो यह है एल्बुगो की संरचना, इसके कायिक तंतु की संरचना। अब है इसमें जनन। तो जनन इसमें दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन।
तो एल्बुगो में जनन प्राय दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसमें जब वातावरण की दशाएं जब अनुकूल होती है, वातावरण की दशाएं अनुकूल होती है, तब इसमें अलैंगिक जनन होता है। और वातावरण की दशाएं जब प्रतिकूल होती है, तब इसमें लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में जननांगों का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में जननांगों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जननांग जनन में भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जननांग नर व मादा दोनों ही जनन में भाग लेते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है अलैंगिक और लैंगिक जनन में। तो इसमें अलैंगिक जनन कॉनिडिया के द्वारा होता है, और ये कॉनिडिया कॉनिडियोफोर पर उत्पन्न होते हैं। जब वातावरण की परिस्थितियाँ अनुकूल होती है, उस समय कॉनिडियोफोर का निर्माण होता है, और कॉनिडियोफोर, उस कॉनिडियोफोर से कॉनिडिया बनते हैं। तो जब वातावरण की परिस्थितियाँ अनुकूल होती है, तब जो होस्ट की जो एपिडर्मिस होती है, उस होस्ट की एपिडर्मिस के नीचे कॉनिडियोफोर का निर्माण होता है, और कॉनिडियोफोर के निर्माण से होस्ट की एपिडर्मिस रप्चर्ड हो जाती है, टूट जाती है। और इस कॉनिडियोफोर जो बहुकेंद्रकी होता है, इस कॉनिडियोफोर पर कॉनिडिया का निर्माण होता है, और कॉनिडिया भी बहुकेंद्रकी होते हैं। तो कॉनिडियोफोर का निर्माण कैसे होता है, उस पर कॉनिडिया का निर्माण कैसे होता है, कॉनिडिया की श्रृंखला बनती है, उस श्रृंखला का क्रम कैसा होता है, ये अलैंगिक जनन में अपन देखेंगे, ये पढ़ेंगे अगले टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। तो एल्बुगो में जनन अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का होता है, तो कल अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे।